गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, गठबंधन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन, ये हमारा अध्याय चल रहा है। कल हमने गठबंधन की राजनीति के लाभों के बारे में चर्चा की कि गठबंधन की राजनीति से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव है। हम उन पॉइंट को एक बार पुनः देखेंगे और गठबंधन की राजनीति के हम आज नकारात्मक प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो गठबंधन की राजनीति के लाभ, ऐसा नहीं है कि गठबंधन से केवल नकारात्मक या नेगेटिव राजनीति पर असर रहता है। गठबंधन राजनीति के कुछ लाभ हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, शासन निरंकुश नहीं बन पाता। गठबंधन मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं होता जितना कि एक दल की सरकार में होता है। मंत्री परिषद को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करना पड़ता है। मंत्री परिषद मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ होता है। गठबंधन में शामिल सभी दल के योग्य, प्रतिभावान, सम्मानित व्यक्ति है वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, जिससे गठबंधन या देश को उन योग्य, प्रतिभावान, सम्मानीय लोगों की प्रतिभा से अवगत होने का मौका मिलता है। तीसरा है व्यापक जन समर्थन। एक दल का जो मंत्री परिषद होता है उसमें एक सीमित जनमत का समर्थन होता है। जब गठबंधन की सरकार बनती है, जो सभी जो दल गठबंधन में शामिल हैं उन सभी दलों का अपना एक चुनावी बेस है, चुनावी जनाधार है, और इस जनाधार के कारण जो गठबंधन की सरकार है उसको व्यापक जनाधार का समर्थन मिल जाता है। गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही उसे जन समर्थन मिल जाता है। सरकार की स्वीकार्यता बढ़ जाती है, सरकार है वो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। अगला है सशक्त विपक्ष का निर्माण। गठबंधन की राजनीति का लाभ क्या होता है? जब सरकार है वो गठबंधन की बनती है तो विपक्षी दल भी गठबंधन बनाकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। तो उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकते जितने कई दलों से मिलकर गठबंधन सरकार का विरोध कर सकता है। जब आपको पता है यूपीए सत्ता में था 2004-2009 के चुनाव में, तो एनडीए ने एक सशक्त प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और अब जब एनडीए सरकार में है 16वीं और 17वीं लोकसभा में, तो यूपीए प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और सरकार को निरंकुश या अतिवादी होने से रोकता है। अतिवाद से मुक्ति, गठबंधन की राजनीति अतिवाद से भी मुक्ति मिलती है। एक दल की सरकार हमेशा अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच थोपने का प्रयास करती है। गठबंधन में कोई भी दल अपनी नीति और सिद्धांत नहीं थोप सकता, क्योंकि गठबंधन में अन्य शामिल जो दल है वो उसका विरोध करते हैं। मध्य का रास्ता निकाला जाता है और एक दल की तानाशाही, एक दल की बहुमत, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री या कुछ मंत्रियों के समूह की तानाशाही से देश मुक्त हो जाता है। एक दल की सरकार अपना दृष्टिकोण है वो लोगों पर थोपती है। गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति और सिद्धांत थोप नहीं सकता, क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल है वो इसका विरोध करते हैं। मध्य का रास्ता है वो निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि गठबंधन राजनीति के नकारात्मक प्रभाव, द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट या कोएलिशन पॉलिटिक्स।
तो गठबंधन राजनीति के नकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव गठबंधन राजनीति के हमें कम दिखाई देते हैं और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखाई देते हैं। जहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है जैसे अमेरिका में, वहाँ पर जो सरकार बनती है वो पूर्ण बहुमत से बनती है और उससे सहयोगियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ दो ही दल है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक है, वो दो ही दल है। इसलिए जो सरकार बनती है वो सशक्त बनती है, मजबूत बनती है, सुदृढ़ बनती है और देश के मामले में सही ढंग से निर्णय करने में समर्थ रहती है। तो गठबंधन के दल अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर समर्थन वापस ले लेते हैं। गठबंधन के दल अपने जाति, धर्म, संप्रदाय, अपने वोट बैंक के हिसाब से हानि को ध्यान में रखकर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इससे सरकार अपना बहुमत खो देती है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो गठबंधन में शामिल दल अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर समर्थन वापस भी ले लेती हैं। इसका सरकार से क्या हो जाता है, बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो गठबंधन में शामिल है वो जो गठबंधन सरकार है उसके बेटा फायदे कम है और नुकसान ज़्यादा है। तो अस्थायी सरकारें हैं, कोई भी जो गठबंधन में शामिल दल है वो गठबंधन से कभी भी अपनी मौका परस्ती, अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण गठबंधन से निकल जाता है, जिससे सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इससे सरकार का स्थायित्व है वो खतरे में पड़ जाता है, स्थायित्व वो प्रभावित होता है। अस्थायी सरकारें हैं वो देश का कभी भी स्थायी विकास नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने कहा है कि गठबंधन की राजनीति के कारण, गठबंधन की राजनीति के कारण स्थायी सरकारें नहीं बन पाती, स्थायी सरकारें हैं नहीं बन पाती, सरकार स्थायी सरकारों का निर्माण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। तो गठबंधन की राजनीति के कारण, जैसा मैंने पॉइंट लिखा है, गठबंधन की राजनीति के कारण स्थायी सरकारों का निर्माण नहीं होता है। स्थायी सरकार देश के लिए आवश्यकता के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि गठबंधन में अनेक दल और पार्टियां शामिल होते हैं, उनके कुछ निहित स्वार्थ हित होते हैं, जिसके कारण वो सरकार से कभी भी समर्थन ले लेती है और सरकार से समर्थन लेने के कारण सरकार है वो अल्पमत में आती है। इसलिए जिस दल के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ है वो सशक्त और मजबूत फैसले नहीं ले सकता। तो गठबंधन की राजनीति के कारण स्थायी सरकारों का निर्माण है वो नहीं हो सकता, देश में स्थायी सरकारें हैं वो नहीं बन पाती। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कमजोर होने का भय है वो इसमें रहता है, क्योंकि अलग अलग मंत्री होते हैं वो अलग अलग विचारधारा को संबोधित करते हैं, अलग अलग विचारधारा से प्रेरित होते हैं। तो अलग अलग विचारधारा है वो उन गठबंधन में शामिल दलों की होती है। अलग अलग विचारधारा, जो अलग अलग विचारधारा होती है वो लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर काम करना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार गठबंधन सरकारों के मंत्रियों के मतभेद खुलकर सामने आते हैं और यह टकराव कई बार शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अलग अलग विचारधारा के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर काम करना बहुत कठिन है। कई बार गठबंधन में मंत्रियों के मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं। तो सामूहिकता का जो सिद्धांत है, जो सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो कमजोर हो जाता है, सिद्धांत कमजोर होता है। गठबंधन के कारण जो सामूहिकता का सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो कमजोर हो जाता है। कई बार तो अलग अलग विचारधारा के अलग अलग जो क्षेत्रों के जो गठबंधन में शामिल दल हैं वो उनमें टकराव है वो खुलकर सामने आ जाता है, और कई बार शीर्ष नेतृत्व में भी ये टकराव है वो दिखाई देता है। कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार चाहे कैसी हो बेटा वो हमेशा कमजोर ही रहती है। तो गठबंधन के कारण
सरकारें कमज़ोर बनती है, सरकारें कमज़ोर बनती है। गठबंधन के कारण सरकारें क्या होती है, कमज़ोर बनती है। गठबंधन की राजनीति के कारण सरकारों का जो निर्माण होता है वो कमज़ोर होता है, सशक्त और मजबूत सरकार है वो नहीं बन पाती। तो गठबंधन के कारण कमज़ोर सरकार है वो बनती है। गठबंधन की सरकार कमज़ोर होती है, वह दृढ़ निर्णय लेने में समर्थ नहीं होती, चाहे विदेशी क्षेत्र में हो चाहे आंतरिक क्षेत्र में हो, उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। तो गठबंधन की सरकार, जैसे आपने अभी यूपीए सरकार के अंतर्गत 2004 और 2009 में देखा था, उसमें प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उनकी स्थिति बेहद कमज़ोर थी। तो कमज़ोर सरकार होगी, कमज़ोर नेतृत्व होगा और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित था। जब एक दल की सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है सशक्त होती है, मजबूत होती है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री कैसे होता है बेटा, कमज़ोर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि कई दल अपनी नीति और कार्यक्रमों के लेकर प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। तो प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होती है, कमज़ोर। प्रधानमंत्री कैसा होता है, कमज़ोर प्रधानमंत्री वो गठबंधन की सरकार में दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो कमज़ोर रहती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद में शामिल दलों को खुश रखने का प्रयास करता है। इसके कारण जो अपने दल का नेतृत्व है उसका सभी अपने दल का नेतृत्व का पालन करने का प्रयास करते हैं। कमज़ोर प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता और अनिर्णय की स्थिति रहती है, और अनिर्णय है वो रहता है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जो क्षेत्रीय दल है अलग अलग राज्यों में, गठबंधन के अंतर्गत क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल है उनका प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है। गठबंधन राजनीति में क्या होता है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है वो बढ़ता है। कई क्षेत्रीय दल जो अपने क्षेत्र विशेष, अपने जिलों के विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे क्षेत्रीय दल का अस्तित्व है वो सामने आ जाता है। और ये क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका ध्यान केवल अपने क्षेत्र विशेष, अपने राज्य विशेष तक रहता है और राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी कोई सहमति नहीं होती। हमारे देश में बहुत से क्षेत्रीय दल हैं, जैसे हरियाणा में, जिसमें हरियाणा के अंतर्गत जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है वो वहाँ का क्षेत्रीय दल है। पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, इसी प्रकार कर्नाटक में जनता दल एस, तमिलनाडु में AIADMK, DMK, PMK, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, इसके अलावा तेलंगाना में TRS, जहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव है वो वहाँ पर हो रहे हैं, TRS। इसी प्रकार उड़ीसा में बिजू जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ये जो क्षेत्रीय दल है इनका प्रभाव है वो राजनीति में बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय दल है वो अपने क्षेत्र विशेष में बहुत प्रभावशाली रहते हैं। इसके कारण जो क्षेत्रीय जो सरकारें बनती है, गठबंधन की सरकारें, उसमें क्षेत्रीय दल है अपने क्षेत्र विशेष पर ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जाता है। इससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय हितों की बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देती है और राष्ट्रीय हितों को नुकसान है वो पहुंचता है। क्षेत्रीय हितों, क्षेत्रीय भावनाओं, क्षेत्रीय प्रभाव को अधिक महत्व दिया जाता है। क्षेत्रीय भावना के कारण जो राष्ट्रीय एकता है वो कमज़ोर होती है, राष्ट्रीय हित है वो कमज़ोर होते हैं। तो सरकार के अगला है क्षेत्रीय भावना, इसके कारण जो राष्ट्रीय एकता है उसको खतरा होता है। सरकारों में स्थायित्व नहीं होता। गठबंधन की सरकार कभी भी स्थायी नहीं होती, गठबंधन की सरकार हमेशा अस्थायी रहती है। तो गठबंधन की सरकार है वो स्थायी नहीं होती, गठबंधन की सरकार क्या हमेशा अस्थायी रहती है। कभी भी सरकार का पतन हो सकता है, कभी भी सरकार के बहुमत का खोने, किसी दल विशेष के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष की उपेक्षा के कारण बहुमत वापस लेने या अपना समर्थन वापस लेने की कोशिश की जाती है। इसलिए सरकारें वो क्या होती है, अस्थायी सरकारें वो स्थायित्व नहीं होती। पूरे 5 साल तक काम ज़्यादातर सरकारें नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है, सरकारों में स्थायित्व नहीं होता, सरकारों में स्थायित्व का अभाव होता है। तो गठबंधन की सरकारें उसमें स्थायित्व नहीं होता। गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति करते रहते हैं और अपने हितों पर महत्व देते हैं। हितों की अवहेलना होने पर, यदि जब तक उनके हित पूरे हो रहे हैं तब तक वो गठबंधन में शामिल रहते हैं। जब उनके हितों की उपेक्षा होती है
जब हितों की अवहेलना होने पर गठबंधन छोड़कर सरकार को अस्थिर कर देते हैं और विरोधी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को नुकसान, गठबंधन के कारण जो क्षेत्रीय दल का प्रभाव है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो राष्ट्रीय हित है वो कमजोर होता है। क्षेत्रीय हित, क्षेत्रीय लाभ, जातिगत लाभ, विशेष सामाजिक लाभ, इस पर सरकार है वो ज़्यादा जोर देती है। क्षेत्रीय हितों को साधने पर अधिक जोर दिया जाता है। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय हित हमारे कमज़ोर होते हैं। प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री की स्थिति है वो कमज़ोर होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री को मजबूर होकर अनेक काम करने पड़ते हैं। जैसे कि यूपीए की जब सरकार थी तो ममता बनर्जी के विरोध, टीएमसी पार्टी जो बंगाल में है और जहाँ पर चुनाव होंगे आज से करीब 5 महीने बाद, तो वहाँ ममता बनर्जी के विरोध के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ संबंधों के दबाव में रहे। तो क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाव होने से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ संबंधों के हमेशा दबाव में रहे। क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाव होने से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। ममता बनर्जी के विरोध के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ हमेशा संबंधों में हमेशा दबाव रहे। तो ममता बनर्जी ने कभी रेल मंत्रालय को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव डाला। तो क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाव होने के कारण राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। सुदृढ़ विदेशी नीति का अभाव, तो गठबंधन में प्रधानमंत्री है वो सुदृढ़ नहीं होता है। जब सुदृढ़ नहीं होगा तो विदेश नीति भी सुदृढ़ नहीं होगी और उसका समर्थन है वो विदेश नीति में नहीं रहेगा। इससे क्या होता है, गठबंधन विदेश नीति का बनाने और संचालन करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि अपने सहयोगी दलों के दबाव में रहता है और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। इस प्रकार विदेशी नीति के मामले में देश की स्थिति कमजोर होती है। कोई भी देश है वो विदेशों से किए जाने वाले संधि या समझौते के समय सहयोगी दलों की सलाह है उसे लेनी पड़ती है। विदेशों में हमारी स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। एक दल के प्रधानमंत्री या सरकार स्वतंत्र और सुदृढ़ नीति अपनाने में सफल रहती है। एक दल का जो प्रधानमंत्री होता है, सरकार होती है, वो स्वतंत्र होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। विदेशों के सामने हमारी स्थिति कमजोर पड़ती है। विदेशों के सामने हमारी स्थिति है वो मजबूत नहीं रहती। एक दल के प्रधानमंत्री या सरकार है वो स्वतंत्र और सुदृढ़ मजबूत निर्णय लेने में समर्थ रहती है। जबकि जैसे कि वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन क्योंकि बीजेपी को बहुमत है इसलिए एनडीए में जो शामिल सहयोगी दल है उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो स्वतंत्र और सुदृढ़ नीति है, विदेश नीति अपनाने में सफल रहते हैं। सरकारें किसी स्पष्ट नीति का कार्य नहीं कर पाती। गठबंधन में अलग अलग विचारधारा के शामिल दल होते हैं। सभी दल अपनी अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि सरकार को स्पष्ट नीति नहीं बना पाती। तो गठबंधन में शामिल अलग अलग विचारधारा सिद्धांतों के राजनीतिक दल होते हैं। सभी दल अपनी अपनी नीति को सरकार की नीति बनाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि सरकार की कोई स्पष्ट विदेश नीति होती ही नहीं, जिसका प्रभाव सरकार के कार्यों पर पड़ता है। सरकारें वो सशक्त और मजबूत नहीं हो पाती। तो सरकारें किसी स्पष्ट नीति से कार्य नहीं कर पाती। गठबंधन में अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी अपनी नीति अपनाते हैं। तो सरकार है वो स्पष्ट नीति नहीं बना पाती, उसकी स्पष्ट नीति नहीं रहती। उसे क्या करना है गृह क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या करना है वह अपने गठबंधन में शामिल दलों पर ही निर्भर रहती है। तो सरकार स्पष्ट नीति नहीं बना पाती। सरकार है उसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। सरकार है स्पष्ट नीति बनाने में असमर्थ रहती है। तो सरकार है स्पष्ट नीति नहीं बना पाती। तो मैंने आज आपको गठबंधन की सरकार के नकारात्मक प्रभाव के 9 बिंदु बताए हैं। 9 बिंदु आपको मैंने बताए हैं। इनको आपको लिखना है, समझना है, इनको पढ़ना है, इनको लिखकर याद करना है। जैसे कि मैंने कल आपको या परसों आपको मैंने एनडीए और यूपीए के दलों के बारे में बताया था। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राजग जन के बारे में कल मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वो
उनके बारे में, उनमें शामिल दलों के बारे में कल, और 2 बचे हुए जो पॉइंट है उनके बारे में कल बताऊंगा। ये कल आपका अध्याय पूरा हो जाएगा। ये आपका होमवर्क बेटा, इसको लिखना है, समझना है, नोट्स बनाने शुरू कर दें आप। लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।